मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने जो सेल इंजरी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने 2 लेक्चर अपने ले लिए थे। पहले में हमने बेसिक्स की बात की थी और सेकंड लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से जो हमारा सेल इंजरी का जो मैकेनिज्म था, जो उसकी पैथोजेनेसिस थी, वो हमने बहुत अच्छे से उसको समझ लिया था कि हाइपोक्सिया से लेकर सेल डेथ तक का जो पूरा सफ़र है, कैसे कैसे सेल डेथ हो रही है हाइपोक्सिया के बाद, उसमें क्या क्या पूरी जो उसका मैकेनिज्म है उसको जान लिया था। तो आज हम इसको जानेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जानेंगे कि जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी की जो हम बात कर रहे थे, तो हम किस पोजीशन में कहेंगे कि सेल रिवर्स हो सकती है और किस पोजीशन में हम कहेंगे कि जो हमारी सेल है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाएगी, मतलब कि उसकी डेथ होनी निश्चित है, कन्फर्म है। तो वो क्या क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पे पहुंचने के बाद सेल की डेथ होना निश्चित है और कौन सी पोजीशन में सेल्स क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, दोबारा से ठीक हो सकती है, उसको हम जानेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे हमें O2 की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगी, उसके बाद क्या होगा, हाइपोक्सिया के बाद एटीपी जो है वो कम बनेगा और उसके बाद सीधे सीधे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जैसे फेल करेगा और क्या होगा, सेल की डेथ होगी। ये जो पूरा प्रोसीजर था हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पहले जो उसका सेकंड लेक्चर है उसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझें और उसके बाद इसे समझें आगे। तो पहला है हमारा इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला है सेलुलर स्वेलिंग। हमने बताया था जैसे ही हाइपोक्सिया होगा यानी O2 की कमी होगी, तो O2 की कमी की वजह से क्या होगा, जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं मिलेगा तो वो ATP का फॉर्मेशन नहीं करेगा और ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारे जो सोडियम पोटेशियम पंप है, तो मैंने आपको बताया था, वो क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप फेल करेगा तो क्या होगा, हमारी सेल के अंदर क्या होगा, हमारा सोडियम क्या होगा, सोडियम एंटर करने लग जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। और आपको पता है कि सोडियम जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा, उसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा। तो जहाँ जैसे ही सोडियम इसके अंदर बढ़ेगा तो क्या पीछे से क्या होगा, इसके पीछे पीछे सोडियम हमेशा अपने पीछे क्या लाता है, वाटर को साथ में लाता है। तो सेल के अंदर क्या होगा, वाटर यानी कि वाटर H2O जमा होने लग जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। क्या होगी, सेल इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इसमें कुछ ब्लिप्स बन जाएंगे, इस तरीके से पाउच बन जाएंगे वाटर के, क्योंकि इसके अंदर अब पानी भरने लगा है। क्या बनने लगा, पहले सेल ऐसी थी राउंड शेप में और अब सेल के अंदर क्या हो गया, क्योंकि सोडियम एंटर करने लगा, सोडियम पोटेशियम पंप फेल करने की वजह से, और फिर उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा वाटर जाएगा। और जब वाटर जाएगा तो क्या होगा, एकदम अमीबा की तरह ऐसे करके इसमें ब्लिप्स बन जाएंगे और ये पैचेस बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, सेल में स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, पहला क्या होगा, सेल स्वेल करेगी। ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप हमारे फेल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी पोजीशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है जो हमारा सेल है, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जैसे इसके अंदर वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम फेल होने की वजह से, तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, ठीक है, ये भी क्या करने लगेगा, स्वेल हो जाएगा। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, इस तरीके से इसमें भी स्वेलिंग आ जाएगी, ये भी फूल जाएगा, इसके अंदर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर इसके अंदर घुसने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्वेलिंग आने लगेगी। पहला पॉइंट सेलुलर स्वेलिंग, सेलुलर के बाद क्या होगा, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी स्वेलिंग आएगी। तो ये हमारे किसके पॉइंट है साहब, किसके पढ़ रहे हैं हम, रिवर्सिबल सेल इंजरी में। क्वेश्चन अगर आता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट इसमें आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है राइबोसोम डीअटैचमेंट। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप जानते हैं इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, ये राइबोसोम इसमें चिपके रहते हैं। तो जब ये स्वेल करेगा तो इसमें क्या होगा, जब स्वेल करेगा तो राइबोसोम्स भी बाद में क्या होने लगेंगे, डीअटैच होने लगेंगे, इससे दूर जाने लगेंगे, इससे हट जाएंगे दूर। तो यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम्स इससे अलग हो जाएंगे, डीअटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो राइबोसोम्स का मेन जो वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डीअटैच होंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा, हमारा कम होने लगेगा। तो सेल क्या होगी, सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी वो भी रुक जाएगी। तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी रिकवरी में भी और क्या होगा,
जल्दी से सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स डीअटैच होने लगे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा राइबोसोम का डीअटैचमेंट। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया रिवर्सिबल सेल इंजरी का। अब है इसमें माइलिन फिगर्स। अब माइलिन फिगर्स क्या होता है, देखिए जो हमारी सेल है, ठीक है, ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। तो जब हमारा सेल में जब इंजरी स्टार्ट होगी तो इसका क्या होगा, मेम्ब्रेन भी डैमेज स्टार्ट हो जाती है। तो मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होता है हमारा लिपिड्स होता है, लिपिड्स होता है, मेम्ब्रेन से बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो जब ये टूटेगा तो उसमें से जो लिपिड्स निकलेगा और साथ में क्या होगा, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप तो फेल हो गई होगा, कैल्शियम पंप भी फेल हो जाता है हमारा। तो क्या होगा, जब सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में अंदर जाने लगेगा तो लिपिड्स और कैल्शियम मिलके क्या बनाते हैं, इस तरीके से सर्कुलर एक शेप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं माइलिन फिगर्स। इस तरीके से कुछ शेप बना लेंगे रिंग टाइप का, इसको हम माइलिन फिगर्स बोलते हैं। अगर माइलिन फिगर्स अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सेल को हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें अगर माइलिन फिगर्स हमें कम देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो उसका मतलब है कि सेल जो है अभी रिवर्सिबल सेल इंजरी में है, यानी कि वो अभी भी यहाँ से ठीक हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर माइलिन फिगर्स देखने लग जाएं तो वो हमारी पहुंच जाएगी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ठीक है, माइलिन फिगर्स को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में है या इरिवर्सिबल में। तो माइलिन फिगर्स क्या होगा, हमारे लिपिड्स और कैल्शियम से क्या होगा, मिलके बनेगा। माइलिन फिगर सर्कुलर शेप होती है। ठीक है, अब है इसमें फोर्थ पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, हमारे एमॉर्फस डेंसिटीज देखने को मिलेगी। हमारी जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, एमॉर्फस डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कुछ स्पेस देखने को मिलेगा इसमें। एमॉर्फस का मतलब होता है, एमॉर्फस का मतलब होता है मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है कि जी इस शेप में है, गोल होगा या सर्कुलर शेप में होगा, किस शेप में, कोई शेप नहीं है, एमॉर्फस है वो। एमॉर्फस डेंसिटीज इसमें इसके अंदर क्या होगी, बननी शुरू हो जाएगी। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर ये डेंसिटीज बहुत ज़्यादा बड़ी बनने लगे तो उसका मतलब क्या है, सेल क्या हमारी चली गई, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाएगी। ठीक है, तो हमें बहुत कम अगर देखने को मिल रहा है तो वो अभी रिवर्सिबल में है। फिर है हमारा डीएनए डैमेज। मैंने आपको बताया था जैसे एटीपी कम बनेगा तो उसके बाद क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बनने लगता है हमारा, और लैक्टिक एसिड की वजह से मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होगा, हमारा लो होने लगेगा। और लो पीएच की वजह से क्या होगा, फिर वो क्या करता है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो हमारे डीएनए को डैमेज करता है। तो डीएनए डैमेज इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा सेल के अंदर डीएनए है या क्रोमेटिन है वो क्या करेगा, एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा, एक साथ चिपकने लगेगा डीएनए जो है हमारा। तो ये किसके वजह से होगा, हमारा पीएच लेवल डाउन होने की वजह से या लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। तो ये हमारे जो 5 पॉइंट थे, हमारे 6 पॉइंट थे, ये थे हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी में। क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, या किस पोजीशन तक हम कह सकते हैं कि ये सेल रिवर्स हो सकती है, यानी कि ठीक हो सकती है, इसके बाद रिवर्स कर सकती है। तो हमारे ये 6 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी या सेल इंजरी के बारे में आते हैं तो आप पहले पैथोजेनेसिस लिखिए, जो पहला लेक्चर है, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। और हम जानते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, मैंने आपको बताया यहाँ माइलिन फिगर्स बने। तो अगर माइलिन फिगर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले सेल के अंदर, क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ भी माइलिन फिगर माइक्रोस्कोप में आप अगर देखें बहुत ज़्यादा माइलिन फिगर अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि सेल क्या है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चलेगी। अब सेल की डेथ हो जाएगी, सेल दोबारा से ठीक नहीं हो सकती है। तो माइलिन फिगर्स इन लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर में हमें माइलिन फिगर देखने को मिलेंगे तो उसका मतलब है सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जा चुकी है। फिर है हमारा लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी। जो हमारा एमॉर्फस डेंसिटी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेंसिटीज क्या हो, बहुत बड़ी बड़ी बनने लगे तो उसका मतलब क्या है, हमारा सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जा चुकी है। तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके। फिर है हमारा न्यूक्लियर चेंजेस। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस। अब इसमें न्यूक्लियर चेंजेस क्या क्या आएंगे, इसमें तो हमारा क्या था, खाली इसमें तो हमारा क्या था, हमारा डीएनए खाली एक साथ क्या हो रहा था, एसिड की वजह से जमा होने लग रहा था। उसके बाद इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहा था इसमें रिवर्सिबल वाली में। लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें जो मेन पॉइंट वैसे जो होता है वो हमारा डीएनए वाला ही होता है, पार्ट होता है कि जो हमारा न्यूक्लियर चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं
वो हमारा मेन पॉइंट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहला होता है पिक्नोसिस। तो पिक्नोसिस में क्या होता है, हमारा जो भी हमारा न्यूक्लियस डीएनए वगैरह होता है, ये हमारा क्या होता है, एक जगह पे क्या होता है, जमा होने लग जाता है। इसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, हमारा जो डीएनए है, जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले पिक्नोसिस की प्रोसेस होगी। इसमें डीएनए हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन होने लग जाएगा, ये पूरा इकट्ठा होने लग जाएगा, जो पोजीशन हमें यहाँ भी देखने को मिल रही थी। लेकिन रिवर्सिबल वाली में इससे आगे कोई पोजीशन बढ़ेगी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। अब इसमें क्या होगा, पहले कंडेंसेशन होगा, उसके बाद होगा कैरियोहेक्सिस होगा। इसमें कैरियोहेक्सिस का मतलब है, इसमें क्या होगा, जो हमारा डीएनए का जो हमारा न्यूक्लियस का ये जो पार्ट है पूरा डीएनए का, जो क्रोमेटिन्स फाइबर्स हैं हमारे इकट्ठे हुए हैं, फिर क्या होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होंगे, टूटने लगेंगे। इसके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। पहले जमा हुआ, उसके बाद यहाँ पे पहले कंडेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद फ्रैगमेंटेशन हो गया, टूटने लग गए। ये दूसरी पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, फिर ये इसका क्या होगा, इसमें कैरियोलाइसिस हो जाएगा। कैरियोलाइसिस का मतलब होता है डिसोल्यूशन। फिर क्या होगा, ये घुल जाएगा पूरी तरीके से। जो डीएनए पहले जमा हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर फ्रैगमेंटेशन हुआ, छोटे छोटे पार्ट में, तो उसके बाद क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम के जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे कैल्शियम की वजह से, फिर वो उसको पूरी तरह से डैमेज कर देंगे और क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, उसका जब उसको न्यूक्लियस का डीएनए जब पूरी तरह से खत्म हो गया, तो एक प्रकार से सेल खत्म ही हो गई, डेथ हो गई उसकी। सेल में कोई आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो ये हमारा न्यूक्लियर चेंजेस हो गए कि इसमें क्या क्या न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। ये तीनों जो है हमारी कंडीशन है, ये हमें किस में देखने को मिलेंगी, जो हमारी पिक्नोसिस है, कैरियोहेक्सिस है, कैरियोलाइसिस है, हमें किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। उसके बाद क्या होगा, हमारा लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो हमारे क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाएगा, तो जब उसके एंजाइम किसके, लाइसोसोम्स के, वो रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज होंगे, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो थोड़ी बहुत बची भी है, क्योंकि डीएनए यहाँ पे पूरा डिसॉल्व हो चुका है, और जो मेम्ब्रेन इसकी बची है वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, मेम्ब्रेन भी इसकी टूट जाएगी। और जैसे ही मेम्ब्रेन टूटेगी, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह थे, लाइसोसोम से निकलते हैं जो भी एंजाइम थे, वो सीधा हमारे कहाँ जाएंगे, किस में जाएंगे, हमारे ब्लड में सारे एंजाइम छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये एंजाइम ब्लड में चले जाएंगे, तो इन्हीं एंजाइम को अगर ब्लड में होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एंजाइम का ब्लड में जो आ जाएंगे, उनके टेस्ट से ही हम पता लगा सकते हैं कि सेल इंजरी कहाँ पे है, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन में सेल इंजरी चल रही है। जैसे कि MI होता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है, या हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मान लीजिए किसी पेशेंट को एंजाइना हुआ, चेस्ट पेन हुआ, अगर उसने कोई भी जो हमारी हार्ट अटैक के लिए कोई मेडिसिन अगर ले ली, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह अगर ले ली तो ठीक है। अगर उसने नहीं ली, बहुत देर तक उसके बॉडी जो हार्ट है, हार्ट में अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, इस्चीमिया हुआ, उसकी वजह से अगर उसमें उस पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा और उसके जो सेल्स हैं हार्ट की अगर वो डैमेज हुई, तो डैमेज होने के बाद क्या होगा, मैंने बताया जैसे इसमें जब सेल डैमेज होगी तो उसमें क्या होगा, अंदर के जो एंजाइम है वो क्या होंगे, ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। तो ब्लड में जब वो एंजाइम रिलीज हो जाएंगे, तो जैसे CKMB होता है, क्रेटिनिन काइनेस MB करके एक एंजाइम होता है। ये जो हमारा एंजाइम है, सिर्फ क्या होता है, हमारी कार्डियक मसल्स होती है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, उनकी जो सेल्स होती है उसके अंदर पाया जाता है। अगर ये हमें ब्लड के अंदर मिल रहा है, ब्लड टेस्ट में अगर हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे और हमें CKMB का लेवल मिल रहा है कि हाँ बढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, पेशेंट को कन्फर्म है कि हार्ट अटैक आया है। या फिर हमारा एक एंजाइम होता है ट्रोपोनिन T, ये भी है जो हमारा एंजाइम है, ये सिर्फ हार्ट की मसल्स में होते हैं, माने मायोकार्डियम में होते हैं। तो अगर ये तो एंजाइम हमें देखने को मिलेंगे ब्लड के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। हमें पेशेंट की बायोप्सी कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हार्ट का कोई टिश्यू लेके उसको माइक्रोस्कोप में जाके देखें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एंजाइम के लेवल से पता लगा सकते हैं, एंजाइम का टेस्ट करके, ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है पेशेंट को हार्ट अटैक। तो हमने आज ये जो चेंजेस थे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या हमारे चेंजेस होते हैं, किस पोजीशन में हम कहेंगे कि हमारी सेल इरिवर्सिबल सेल इंजरी की ओर बढ़ चुकी है,
इसको हमने जान लिया है। और अगर डिफरेंस पूछे क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो हम ये पॉइंट्स जो है हमारे लिखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो सेल इंजरी का हमने टॉपिक लिया था, तो 3 लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है सेल इंजरी का वो आज फिनिश हो गया है। इसके बाद जो है हम अपने टॉपिक्स लेंगे नेक्रोसिस या फिर जो भी आगे हैं हमारा गैंग्रीन वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।